हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, मजा है बच्चों। आप सबका स्वागत है अरिवान के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त मले आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज के बारे में। बिजनेस स्टडीज क्या? बिजनेस स्टडी क्या है? बिजनेस स्टडी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो कि बहुत आसान होता है बच्चों, लेकिन इसको पढ़ने में कम मजा आता है जब हम इसको हमारे असली दुनिया के साथ, रियल लाइफ के साथ जोड़ देते हैं। आज की क्लास बच्चों आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? 1 मार्क्स की इम्पोर्टेंट MCQs, fill in the blanks, true false, match the column और आंसर इन वन वर्ड, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। इसके अंदर बच्चों मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि हम सारे जो भी आप क्वेश्चंस करोगे एग्जाम्स के अंदर, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। देखो बेटा, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी क्या ना, अभी हम आपके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पर आगे आपको अगर अरिवान ऐप पर लाइव क्लासेस चाहिए या कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करिए और उसके ऊपर जो भी हम चीज़ कर पाएंगे हम वो चीज़ ज़रूर करेंगे आपके लिए, ताकि आपको टॉपर्स बनने में कोई रोक ना सके। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। अब हमारा सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों? मैनेजमेंट तो आपको पता है, और किसी चीज को मैनेज करना, हर चीज को प्रॉपर तरीके से करना, बिल्कुल अच्छी तरीके से करना, बिल्कुल आसानी से करना, बिना एफर्ट्स के, ताकि वो चीज अच्छी से पूरी हो जाए। अब पहला क्वेश्चन क्या आता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है? क्या बच्चों प्लानिंग है क्या? अरे बच्चों, प्लानिंग तो बिल्कुल सबसे पहली स्टेप होती है। बिना हम फ्यूचर के बारे में सोच के, बिना उसकी प्लानिंग करे बिना हम कैसे चालू कर सकते हैं? नहीं तो हमको तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी और एकदम से उसका हम सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। दूसरा आता है बच्चों कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब हर किसी चीज के ऊपर क्या रखना? नजर रखना। क्या रखना बच्चों? नजर रखना। अब तीसरी चीज आती है कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या होता है बच्चों? ये फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ये काम नहीं है मैनेजमेंट का, ये क्या है? ये एसेंस है मैनेजमेंट का। जैसे बच्चों खाने में नमक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, बिना नमक के खाना नहीं बनता ना, बिल्कुल अजीब सा लगता है, फिर वो बीमारी का खाना लगने लगता है ना। तो वैसे ही बच्चों मैनेजमेंट में जब तक कॉपरेशन नहीं होगा, जब तक हमको मजा नहीं आएगा। तो कॉपरेशन जो है ना वो फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? कॉपरेशन। हम चलते हैं बच्चों हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्या है क्वेश्चन? मैनेजमेंट इज डैश। तो मैनेजमेंट क्या साइंस है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि मैनेजमेंट क्या बहुत आर्ट एंड साइंस ही है? नन ऑफ दीज है। साइंस मतलब क्या? विज्ञान, जिसमें प्रिंसिपल्स की बात होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है। दूसरी चीज आती है आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? कला। तो भैया इसमें तो दोनों ही चीज लग रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स नहीं लगते, और साथ ही साथ हमको कला की भी जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट क्या बच्चों? दोनों, आर्ट भी है और साइंस भी है। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल। ऐसा कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो सीधे सीधे किससे रिलेट कर रहा है? लेबर से। किससे रिलेट कर रहा है? लेबर से। तो बेटा वो टॉप लेवल में आते हैं क्या? नहीं भैया, टॉप लेवल में कौन आता है? टॉप लेवल में आते हैं सारे डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ओनर्स, सीईओ, सब इसी का पार्ट होते हैं। दूसरा आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन आते हैं बच्चा? मैनेजर्स आते हैं। कौन आते हैं? मैनेजर्स आते हैं। लोअर लेवल में कौन आते हैं? लोअर लेवल में आते हैं सुपरवाइजर्स या फिर लेबर्स। कौन आते हैं बच्चा? सुपरवाइजर्स या फिर लेबर्स। जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन को चलाने के लिए, प्रोडक्शन में पूरा काम करने के लिए। इंडस्ट्री को मेजरली रन कौन करता है? ओनर तो आया भैया, उसने पैसा लगा दिया, उसने सब चीज कर दी, लेकिन भैया उसको आगे ग्रोथ तक कौन लेके जाए? तो लोअर लेवल ही लेके जाए। कौन लेके जाएगा बच्चा? लोअर लेवल ही लेके जाएगा। तो लेबर्स किसका पार्ट है बच्चा? लोअर लेवल का। किसका पार्ट है? लोअर लेवल का। मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू डैश। मैनेजमेंट किसके चीज से रिलेट करता है? मैनेजमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा? प्रबंधन। प्रबंधन किन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है? ह्यूमन रिसोर्स के साथ, फिजिकल रिसोर्स के साथ, बोथ ऑफ द और बोथ इन नन ऑफ दीस। ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स दोनों के साथ जुड़ा होता है। अब बेटा ये समझो कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स में जो होते हैं ना वो हम लोग आते हैं,
वो लोग आते हैं, लिविंग बीइंग्स आते हैं, हम ह्यूमंस आते हैं। हम हमारा क्या करते हैं, हमारी जो स्किल्स होती है, जो हमारी मेंटल एबिलिटीज होती है, उनको यूज करके हम हमारे बिजनेस के अंदर उसको उपयोग करते हैं ताकि हम उसको और ज्यादा उसको अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। और दूसरा आता है फिजिकल फिजिकल रिसोर्सेज। क्या आता है बच्चों? दूसरा फिजिकल रिसोर्सेज। उसके अंदर क्या कवर करे जाते हैं? हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। जैसी एसेट जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम छू नहीं सकते, वो दोनों फिजिकल रिसोर्सेज का पार्ट होते हैं। तो मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू बोथ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बोथ ऑफ द अबव। अब बच्चों मैं आपसे एक और चीज के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जो है ना बच्चों, मैं सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा। जो ये सारी चीजें है ना, वो आपको पीडीएफ की लिंक में मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अंदर उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, साथ ही साथ बच्चों उसके अंदर क्या है ना, उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो आपको सारी चीजें वहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो बच्चों ये मेरा होमवर्क है कि आप सारी चीजें क्या करो, अच्छे से वहां से पढ़ो, समझो। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फिर आपके माले सर तो है ही नहीं बच्चों, उनसे बिल्कुल जरूर पूछ लो। अब बच्चों हम चलते कौन से चैप्टर की तरफ? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने वाले हैं। क्या? खाली स्थान भरो। पहला क्वेश्चन क्या था बेटो? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डैश। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? और ये देखो, मैनेजमेंट तो हर जगह काम कर रहा है, हर दिशा में काम करता है, सब जगह मैनेजमेंट लग जाता है। चाहे वो हमारा घर ही क्यों, चाहे कोई दुकानदारी क्यों ना हो, चाहे वो अस्पताल ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ी सी इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे कोई कंपनी क्यों ना हो, हर जगह मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो भैया तो इसके जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो भी क्या करेंगे? हर जगह ही काम करेंगे। जहाँ मैनेजमेंट होगा वहाँ उसके प्रिंसिपल्स लग जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है बच्चों? डायनामिक है। क्या है बच्चों? डायनामिक। वो हर जगह यूज हो जाते हैं। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। That study is done to decide standard time. That study is done to decide standard time. कौन सी ऐसी स्टडी है जो हमारा किस चीज को डिपेंड करेगी? स्टैंडर्ड टाइम को। तो स्टैंडर्ड टाइम है ना, टाइम से रिलेटेड बात आ रही तो किसकी स्टडी करोगे बच्चा? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। किसकी स्टडी करोगे? टाइम स्टडी करोगे, समय की स्टडी करोगे, समय की पढ़ाई करोगे। अब हम बढ़ जाए हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। जो कौन है फादर किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अरे बच्चे ये तो आपने अपने पिछले कुछ महीनों में ही पढ़ लिया होगा स्टार्टिंग में। कौन है फादर साइंटिफिक मैनेजमेंट की? जल्दी से बताओ फटाफट बच्चों, कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। कौन है बच्चों? एफ.डब्ल्यू. टेलर। आता है भाई बच्चों आपका आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर दैट। डिसिप्लिन किस चीज के लिए जरूरी है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भैया, किसके लिए? स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मक्खन जैसा काम चलना चाहिए। मतलब अपने समय पे आइए, अपने समय पे जाइए, अपने समय पे सारे काम को पूरा कीजिए। जैसे आप स्कूल में करते हो, सुबह आपको टाइम से स्कूल पहुंचना पड़ता है, टाइम से स्कूल से छूटते हो, टाइम पे ही रिसेस होती है, टाइम के टाइम अकॉर्डिंग आप सारे काम को करते, टाइम के हिसाब से आप सारे काम को करते हो बच्चों। तो डिसिप्लिन क्या जरूरी है? किस चीज के लिए जरूरी है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए जरूरी है बेटा? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए जरूरी है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। डिवीजन ऑफ वर्क इंक्रीजेस डैश एंड स्पेशलाइजेशन। अब बच्चों यहाँ किस चीज की बात हो रही है? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब एक काम को टुकड़ों में अलग अलग लोगों को बांट देना। क्या करना? एक काम को टुकड़ों में अलग अलग लोगों को बांट देना। ऐसा क्यों करता है ऑर्गेनाइजेशन? इसलिए करता है कि जिसके लिए जो चीज जरूरी होगी ना, जिसके लिए जिस चीज में उसका स्पेशलाइजेशन हो, क्या होगा? जिस चीज में जिस इंसान का जो स्पेशलाइजेशन होगा, उसी के हिसाब से अगर वो काम करेगा तो वो आपको क्या देगा? और ज्यादा अच्छा आंसर, अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या इंक्रीज कर देता है बेटा? एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। क्या इंक्रीज कर देता है बेटा? एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल अच्छी से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो अब हमको मैं बता देता हूँ कि इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो आपको फिर से पीडीएफ में मिल जाएंगे बेटा। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स का उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, साथ ही साथ बच्चों उसके हमने आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करे, तो आपको सारी चीजें वहाँ पे अच्छे तरीके से अवेलेबल मिल जाएगी, है ना। ये मेरा होमवर्क है बच्चों, बिल्कुल इस चीज को अच्छे से करना, ध्यान से करना, सब चीज को बिल्कुल अच्छे से करना।
क्योंकि ये आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। कौन सा चैप्टर है हमारा? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम प्रश्न को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को। एमसीक्यू क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट चेंज करता है इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, है ना, आर द एलिमेंट्स ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कौन सी टाइप के एनवायरनमेंट में सूट करता है बिजनेस के? अरे बच्चों इसमें देखो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, तो सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या किससे रिलेट कर रही है? पैसे से रिलेट कर रही है, मनी से रिलेट कर रही है। तो जब चीजें मनी से रिलेट करती है तो क्या वो पॉलिटिकल में आती है? नहीं। क्या वो टेक्नोलॉजिकल में आती है? नहीं। क्या वो सोशल एनवायरनमेंट में आती है? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं आती है। वो काय में आती है बच्चों? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आती है। किस में आती है बच्चों? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आती है। अब हम बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऐसी कौन सी चीजें जो इंक्लूड नहीं करी जाती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि क्या है ना पैसों से रिलेटेड नहीं होती। किससे रिलेटेड नहीं होती है? पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड नहीं होती है। ऐसी कौन सी चीज है बच्चों? इसका आंसर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा आंसर की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि बच्चों आपको खुद को दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। जो भी लेजिस्लेशन है पास बाय द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है? जो भी रूल्स और रेगुलेशंस, जो भी चीजें जो सरकार द्वारा मतलब कानून बनाया गया है, वही क्या है? वो क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। वो चीज मनी से रिलेट नहीं कर रही है। चलो बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज टर्न्ड। मतलब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? जो अर्थव्यवस्था है हमारे कंट्री की, वो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के साथ किस तरीके से रिलेट करती है। तो बच्चों जहाँ वर्ल्ड की बात आई है, पूरी दुनिया की बात आई है, तो पूरी दुनिया के लिए इंग्लिश में हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इनमें लिखे हुए हैं? प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो पता है क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर हो गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? पूरी दुनिया। ग्लोबल मतलब क्या हो गया? पूरी दुनिया। तो इसका आंसर हमको सीधे सीधे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? तो ये इसका आंसर क्या है? ग्लोबलाइजेशन है बच्चों। चलो बच्चों, अब हम हमारा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह, आंसर इन 1 मिनट वगैरह जो आने वाले हैं, वो सब क्या होंगे बच्चों? अब कवर होते जाएंगे आगे क्या? पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। आपको अब सारी चीजें कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के अंदर, उनके आंसर्स के साथ। तो ये क्या होगा बच्चों? जो पीडीएफ के अंदर जो चीजें आ रही है, ट्रू फॉल्स वगैरह, मैच द कॉलम वगैरह, तो इसमें क्या होगा? आपको सारे आंसर्स भी वहां मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस भी वहां मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों क्या होगा? कभी कभी आपको कुछ डाउट्स वगैरह भी आ जाएंगे, कोई दिक्कतें भी होने लगेगी। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे बच्चों? अगर आपको कुछ ऐसी समस्या है तो क्या कर सकते हो? आपके मुल्ला सर तो है ही सही, आप उनसे पूछ सकते हो, आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है बच्चों? प्लानिंग है। प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है बच्चों? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के बारे में पहले से सोच के रखना। तो बच्चों इसके अंदर हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को। कौन से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को। अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के अंदर जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है बच्चों, वो क्या है? प्लानिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? किसी भी चीज में बात कर लो बच्चों, इसके अंदर एक चीज क्लियर कर दूं, प्लानिंग तो हम हर चीज में सबसे पहले ही करते हैं, बिना उसके तो हम कोई काम शुरू ही नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के अंदर भी प्लानिंग जो है वो प्राइमरी या फर्स्ट मैनेजमेंट है। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चाहे आप फर्स्ट लिखो चाहे आप प्राइमरी लिखो, दोनों ही एट प्रेजेंट करेक्ट हैं। सेकेंड क्वेश्चन, प्लानिंग इज द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। अब प्लानिंग भैया कौन सी स्टेप है मैनेजमेंट की? अभी मैंने आपको बताया कौन सी स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप। कौन सी स्टेप है बेटा? ये फर्स्ट स्टेप है। रूल्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डैश। रूल्स क्यों बनाती है? चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई सी भी जगह,
सब जगह रूल्स क्यों बनते हैं भैया? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रूल्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा? डिसिप्लिन नहीं रहेगा। कोई अपनी मनमर्जी का मालिक है, जब मर्जी है जब आना चाहेगा, जब मर्जी है जब नहीं आना चाहेगा। तो भैया रूल्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। इसका आंसर क्या बच्चों? डिसिप्लिन है। मूव ऑन करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग शुड बी डैश। प्लानिंग क्या होती है भैया? प्लानिंग शुड बी डैश का मतलब क्या होता है? प्लानिंग किस चीज के ऊपर है? प्लानिंग किस चीज की कर रहे हैं? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग क्या होता है ना, हमारा गोल, हमारा एम, हमारा लक्ष्य, सब चीज को वो क्या कर देती है? साथ देती है कि भैया हमारा ये लक्ष्य है। अब जैसे आप बच्चों आपके एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3 महीने में आपकी एग्जाम्स आने वाली है, बोर्ड एग्जाम्स। तो आज से आप उसकी प्लानिंग करोगे ना कि किस तरीके से मुझे आगे पढ़ना है। अब जिस बच्चे का जैसा मतलब गोल होता है, किसी का देखो 80% का गोल होता है, किसी का 85% का गोल होता है, किसी का 70% का गोल होता है, और किसी का 100% का गोल होता है। तो सबके ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहे हैं? अलग 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 अलग, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज होगी कि वो जो प्लानिंग करेगा वो उस बेसिस अपने लक्ष्य को साध के, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके वो क्या करेगा? उसकी तैयारी करेगा, उस सब चीजों की रिलेटेड बात करेगा। तो प्लानिंग शुड भी क्या होती है ना, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। किसके ऊपर बेस्ड होती है वो? ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वायलेशन ऑफ रूल इज लायबल टू डैश। अब वायलेशन कोई मतलब, अब वायलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है पता है क्या तुमको? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। वायलेशन का मतलब ये होता है कि कोई, हमने कोई चीज को क्या करा है? रूल को ब्रेक कर दिया, कोई चीज हमने गलत कर दी है। अब जो चीज हमने गलत कर दी है, तो उसका क्या होगा आंसर बच्चों? अगर हम कोई चीज गलत कर देंगे, अब जैसे छोटा बच्चा होता है, उससे कभी कभी गलती हो जाती है, तो गलती हो जाती है तो उसके लिए उसको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। उसको पनिशमेंट मिलती है। वैसे ही अगर बिजनेस के अंदर बात करें या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें, कोई रूल टूट जाए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस टूट जाए, तो उसके लिए उनको क्या भरनी पड़ती है? या तो पेनल्टी भरनी पड़ती है, या फिर उनको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। तो वायलेशन ऑफ रूल इज लायबल टू पनिशमेंट एंड ऑल्सो पेनल्टी। इसमें से कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हो। डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहली स्टेप क्या होती है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर? सबसे पहली प्रोसेस के बारे में भी अपन ने जस्ट पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन, कि भैया आपका लक्ष्य था, एम होना चाहिए, आपका लक्ष्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज क्या होगी? डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। गोल इज द फर्स्ट प्रोसेस। आपका गोल सेट होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, या किस चीज की आप कैसी तरीके से तैयारी करने वाले हो, और कहाँ तक आपका लक्ष्य सेट है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इसका अगला क्वेश्चन आता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ डे। प्लानिंग क्या करता है भैया? जो भी एफर्ट्स होते हैं, किसके एफर्ट्स? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिन सब ने अपना अपना योगदान दिया उस काम को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करता है? उन सबके एफर्ट्स को क्या करता है? क्या करता है प्लानिंग? उन सबकी जो एफर्ट्स लगे हुए हैं उनको एक दिशा प्रदान करता है कि भैया तुमको इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज या ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज के एफर्ट्स बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के लिए काम करता है? इसका जवाब ये नहीं है बच्चों, इसका जवाब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। कि प्लानिंग क्या करता है बच्चों? प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो लिए ही जो हम एफर्ट्स करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए और वो सब चीजों के लिए, उसी पे हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्लानिंग क्या रिड्यूस कर देता है बच्चों? प्लानिंग रिड्यूस कर देता है जो भी मतलब सडनली कोई भी चीज हो जाती है, गलतियां हो जाती है एकदम से, उन सब चीजों को खत्म कर देता है। अब हमको पहले से पता है कि इसके बाद हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। क्या है बच्चों इसका आंसर? अनसर्टेनिटी। अब बच्चों इसके अंदर ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो वापस से बच्चों में इसके लिए आपको यही चीज बोलूंगा कि पीडीएफ में आप गो थ्रू करो, क्योंकि अपने पास अब इतना समय नहीं है कि अपन इन सब चीजों के ऊपर पूरी तरीके से डिटेल में बात कर सके, या मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ में मिलेंगे, इनके आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? मुझसे पूछ सकते हो, मैं तो वहीं से आपके लिए अवेलेबल। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताओ।
बताओ जल्दी से, पता है या नहीं पता है? जल्दी बताओ। पता है, चलो बढ़िया। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? सब चीजों को प्रॉपरली मैनेज करके चलना, सब चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलना। इसमें अपन किस चीज के ऊपर बात करेंगे बच्चों? मैच द कॉलम के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, अभी हमने एमसीक्यूज पे भी बात कर ली एक चैप्टर में, फिल इन द ब्लैंक्स में बात कर ली, तो चलो बच्चों अब हम इसके मैच द कॉलम से बात कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, हर एक टॉपिक अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग लेके आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए आसानी से किस तरीके से किस चीज को समझना है और किस तरीके से पढ़ना है। इसके अंदर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूमर्स। रूमर्स का मतलब क्या होता है? रूमर्स क्या होते हैं भैया? फालतू की बातें। रूमर्स क्या होते हैं बच्चों? फालतू की बातें होती है। जैसे अफवाह। फालतू की बातें मतलब अफवाह, कुछ भी चीज बोल दिया किसी भी चीज को रिलेटेड। जैसे अब अफवाहें कैसे फैलती है बच्चों? कि किसी के बारे में कुछ बोल दिया, या बोल दिया कल छुट्टी और कल छुट्टी नहीं है। स्कूल के अंदर होता है ऐसा, कितनी बार बच्चे करते हैं क्लास के अंदर कि बच्चों कल छुट्टी है, कल छुट्टी है और कल छुट्टी नहीं होती है। तो वो क्या होती है? रूमर्स होते हैं, अफवाहें होती है। तो ये किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। क्योंकि बच्चों ये सारी चीजें अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बात करी जाएगी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक हो जाएंगे उस चीज के अंदर। तो ये जो रूमर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। दूसरी चीज आती है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होता है बच्चों? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होता है? कहीं पे भी नहीं होता कि एक ही काम को दो बार नहीं करोगे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के अंदर। कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? एक ही काम को दो बार करना। एक ही काम को कितनी बार करना? दो बार करना। लेकिन ये क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को खत्म करने के लिए वो क्या लेके आए? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। कि उनने क्या करा है, सब चीजों को हिस्सों में बांट दिया है, ताकि ये जो चीजें ये बार बार रिपीट ना हो। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम ऑर्गेनाइजेशन वर्ड की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है वो एक ग्रुप के बारे में हमको इमेजिन कराता है। हमारे दिमाग में ग्रुप से रिलेटेड बात होती है। तो ग्रुप किसका? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब एक इंसान काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? नहीं भैया, मल्टीपल इंसान काम करते हैं उसमें। आपके लिए डिवीजन करके रखा है ग्रुप्स का, सब करके रखा है। तो ये जो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्संस हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन वो जगह है जहाँ पे क्या होता है ना, सारे लेवल्स के अंदर उनने क्या दे रखी? पावर्स दे रखी है डिसीजन मेकिंग की। कि इनको ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो टॉप लेवल तक जाएगा। तो वो क्या करते हैं, लोअर लेवल के लेवल पे ही अपने डिसीजंस ले लेते हैं। वो सारी चीजें वहीं पर ही बात कर लेते हैं और वो सारी चीजों का सॉल्यूशन भी वहीं पर निकाल लेते हैं। तो भैया डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? क्विक डिसीजन मेकिंग। फटाफट फटाफट वो सारी चीजों के बारे में डिसीजंस ले लेते हैं। क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, उनको मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंचाना पड़ता है। वो वहीं के वहीं हाथों हाथ इमीडिएट अपना क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन का आंसर हुआ क्विक डिसीजन मेकिंग। अब आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आंसर क्या होगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आंसर होगा स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना? कि ऐसा नहीं कि कभी अपन बिल्कुल ऊपर चले गए और दूसरे दिन देखा तो अपन बिल्कुल नीचे आ गए। वैसा काम नहीं होता। वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि किसी दिन तो हमने बहुत ज्यादा रुक के काम कर दिया और किसी दिन हमने आए नहीं काम करने के लिए, है ना? लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। कि हमको हर समय इतनी देर से इतनी देर तक हमको बिजनेस में काम करना है, या हमारे काम पे जाना है, या हमारे काम को उतने समय में पूरा करके देना है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आंसर क्या हुआ? स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है अगला डिविजन स्ट्रक्चर। अब जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है बच्चों? डिविजनल स्ट्रक्चर का आंसर होगा कि मतलब उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए अलग अलग चीजों के लिए। तो भैया जिस चीज में आपका स्पेशलाइजेशन होगा, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको स्पेशलाइजेशन होगा, उसी में आप घुसोगे। ये तो नहीं कि आपको स्पेशलाइजेशन है क्रीम के बारे में और आप बनाने जा रहे हो सोप को, तो क्या बना पाओगे? क्या नहीं बना पाओगे ना। तो इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। चलो अब बच्चों, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर की तरफ। स्टाफिंग। स्टाफिंग के बारे में पता है क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को हायर करना, मतलब लोगों को नौकरी पे रखना अपने यहाँ पे, ताकि वो क्या कर सके? हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए और सब चीजों के लिए काम कर सके। बच्चों इसमें भी मैं आपको क्या करूंगा, इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? एमसीक्यूज नहीं पढ़ाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पढ़ाऊंगा,
लेकिन मैं आपको इसके अंदर क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, ट्रू फॉल्स पढ़ाऊंगा। ट्रू फॉल्स पढ़ाऊंगा मैं इसके अंदर आपको, और बाकी सारी चीजें वैसे ही बच्चों आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, आंसर्स के साथ, सारी चीजों के साथ। तो ये आप मेरा एक प्रकार से आप होमवर्क ही समझ लो कि आपको ये सारी चीजें ध्यान से और महत्वपूर्ण तरीके से करनी है ना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है। ये आपके लिए हमने स्पेशली प्रिपेयर कराया है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, क्वालिटेटिव पढ़ना है, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। चलो बच्चों, अब हम स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट क्या एक पॉजिटिव एक्टिविटी है? बिल्कुल भैया। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट जो होता है ना, वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। क्यों? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती। अब लोगों को क्या करते हैं ना, लोगों ने क्या कर रहे हैं, अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। वो क्या कर रहे हैं, उस चीज के अंदर जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्शन हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक एफर्ट तो दिखा रहे हैं कि वो जा रहे हैं, उनको काम करने की इच्छा दिख रही है, कि लोगों के अंदर काम करने की इच्छा है। तो क्या रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव एक्टिविटी है? हाँ भैया, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू। सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी। सिलेक्शन एक पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम किसी को मना भी करेंगे, किसी को हाँ बोलेंगे, है ना। अब हम उसके अंदर उसकी योग्यता देखते हैं कि वो उस काम के लायक है या नहीं है, क्या वो उस काम को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम वो सारी चीजें देखेंगे। तो कहीं कहीं हमको इसमें क्या करना पड़ता है, ना भी बोलना पड़ता है। तो सिलेक्शन एक पॉजिटिव एक्टिविटी है क्या? बिल्कुल गलत जवाब है, सिलेक्शन एक नेगेटिव एक्टिविटी है। कैंपस रिक्रूटमेंट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नहीं भैया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कैंपस रिक्रूटमेंट वर्ड का मतलब समझते हो, कि हम कोई कॉलेज में या कोई इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और वहां से हम बच्चों को हायर करते हैं और उनको ट्रेनिंग देके उनको काम सिखा के अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, है ना। तो क्या कैंपस रिक्रूटमेंट कंपनी के अंदर ही अंदर हो रहा है क्या? नहीं भैया, वो तो दूसरी जगह जा रही है ना उनको लेने के लिए। कोई कॉलेज जाती है, कोई इंस्टीट्यूशन में जाती है, तो वहां से वो उन लोगों को लेके आ रही है और अपने यहाँ पे रख रही है काम के लिए। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट का एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? नहीं, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। आया बच्चों समझ में? तो इसका आंसर क्या है, ये पूरा गलत है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण करना। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास करना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास करना और प्रशिक्षण करना। ट्रेनिंग में आप क्या करते हो बच्चों? आपको सिखाया जाता है कि काम को किस तरीके से करना है और किस तरीके से वो होगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। विकास आपका क्या हो रहा है? आपकी डेवलपमेंट हो रही है। आप क्या हो रहे हो? अपने आप अंदर, अपने अंदर से क्या हो रहे हो? डेवलप हो रहे हो, आप सीख रहे हो, सही सीख चुके हो सारी चीजों को। तो वो डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये जो आंसर है, क्या वो दोनों सेम होते हैं? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं होते। स्टाफिंग की इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नहीं, स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। क्या बिल्कुल भी नहीं है कि स्टाफिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस? नहीं भैया, स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या होता है? आपको भर्ती करती ही रहनी पड़ती है, स्टाफिंग करती ही रहनी पड़ती है। तो स्टाफिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, गलत जवाब है। स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एट इज इनकरेज मोर पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब। जो रिक्रूटमेंट होता है, जो भर्ती होती है, क्या वो पॉजिटिव प्रोसेस है? क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को, है ना, प्रोत्साहन देती है कि वो लोग क्या करें, नौकरी के लिए अप्लाई करे। और उससे क्या दिखता है कि कितने लोग इच्छुक है काम करने के लिए। तो क्या रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव एक्टिविटी है? हाँ बच्चों, बिल्कुल, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। रिक्रूटमेंट क्या है बच्चों? एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। अब इसके अंदर बच्चे मैच द कॉलम्स और वन वर्ड आ रहे हैं, ये भी आपको वहां पे पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते बच्चों अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर क्या है हमारा? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर फिर बच्चों इसके अंदर भी अपन देख लेते हैं। इसके अंदर अपन बच्चों क्या करते हैं, पहले एमसीक्यू से देख लेते हैं, है ना। डायरेक्शन कमेंसेस फ्रॉम डैश। डायरेक्शन क्या होता है? कहाँ से मिलता है हमको? कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से मिलता है बच्चों? डायरेक्शन हमको टॉप लेवल से मिलता है, लोअर लेवल से मिलता है, मिडिल लेवल से मिलता है, कि ऑल लेवल से मिलता है? डायरेक्शन का मतलब क्या करना, कि क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो हमको कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा हमको? भैया टॉप लेवल ही इसके, तो हमको वो बताएगा कि भैया क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ये काम किस तरीके से होगा। वो कौन सिखाएगा हमको? टॉप लेवल ही सिखाएगा बच्चों। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। सुपीरियर इज मैनेजर ऑफ। जो
जो सुपरवाइजर होता है वो किसका मैनेजर है? द सुपरवाइजर इज अ मैनेजर ऑफ द सुपरवाइजर किसका मैनेजर है बच्चों? सुपरवाइजर जो है वो हाई लेवल का मैनेजर है क्या? नहीं। सुपरवाइजर क्या लोअर लेवल का मैनेजर है क्या? नहीं। हाँ, सुपरवाइजर लोअर लेवल का मैनेजमेंट है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट। सुपरवाइजर जो है ना वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है। वो क्या करता है? लेबर्स को मैनेज करके रखता है और उनसे रिलेटेड सारी समस्याओं को खत्म करता है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। इनमें से कौन सी चीज जो है वो मोटिवेशन का पार्ट नहीं है? पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, बिल्कुल होता है ना? आपको और ज्यादा मतलब क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या हो रहा है? आपको नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब आपको क्या कर रहे हैं कि आप गलत हो तो उसके लिए आपको डिफेम कर रहे हैं, है ना? मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड मोटिवेशन की कोई बात ही नहीं होती है। डायरेक्ट मोटिवेशन विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन कि सीधे सीधे आके बता दिया कि भैया ये ऐसा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो या तुम बहुत बुरा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट मोटिवेशन। तो इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट मोटिवेशन है कि प्रत्यक्ष रूप से आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, है ना? और बाकी बच्चों अब इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, आंसर इन वन वर्ड, जो भी चीजें आ रही है फिर से बच्चों आपको सब चीजें पीडीएफ में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना? और उसके अंदर आपको क्या रहेगा? क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएंगे, आंसर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप उसके अंदर सारी चीजों को देख सकते हो और होमवर्क के रूप में बच्चों सब चीजें कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, है ना? बिल्कुल ध्यान से, है ना? पक्का? ठीक है, चलो अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड करेक्टिंग परफॉर्मेंस इज कॉल्ड डैश। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा मैं बता दूं आपको कि ये जो है डेफिनेशन है कंट्रोलिंग की। किस चीज की डेफिनेशन है? कंट्रोलिंग की, है ना? तो इसको अपन एक और बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करोगे, ठीक है? बिल्कुल बच्चों, द प्रोसेस of monitoring, evaluating and correcting performance is called controlling। इसका आंसर क्या है बच्चों? कंट्रोलिंग है। क्या इसका आंसर? कंट्रोलिंग है ना? अब इसके अंदर कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है? सब चीजों के ऊपर नजर रखना कि क्या क्या काम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, है ना? उसका इवैल्यूएशन भी निकाल के रखना पड़ता है कि उसका आखिरी में रिजल्ट क्या होगा। और करेक्टिंग परफॉर्मेंस, कहाँ कहाँ पे इंसान वो गलत है, उन चीजों को क्या करना? सही करना। उसका मतलब क्या होता है ना, ये सब चीजें किसके अंदर आती है? कंट्रोलिंग की प्रोसेस के अंदर आती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेसेस। जो आखिरी स्टेप होती है कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, क्या होती है? आखिरी की प्रोसेस क्या होगी बच्चों? कि जो भी हमने गलतियां करी है उसको हम क्या करें? सुधार दें। क्या करें बच्चों? सुधार लें। उनकी गलतियों को हाईलाइट करते हैं, उनको बताते हैं कि इसको इस तरीके से सुधारो, है ना? और अगर हम उस चीज को सुधार ले तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? आखिरी प्रोसेस हो जाएगी कंट्रोलिंग प्रोसेस की। तो वो क्या है इसके अंदर? करेक्टिव एक्शंस। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव करेक्टिव एक्शन। क्या है इसका आंसर? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। हम बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल इज अ डैश प्रोसेस। कंट्रोल क्या है बच्चों? सब कंट्रोल रखना, सारी चीजों के ऊपर नजर रखना, सब चीज करना, उनकी गलतियों को हाईलाइट करना। तो ये क्या हमेशा चलने वाली प्रोसेस है क्या? हाँ बच्चों, बिल्कुल। ये क्या है? हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों। क्या है? ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, ये हमेशा चलेगी, कभी खत्म नहीं होगी। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स द मैनेजर्स विद द बेसिस फॉर डैश एंड इम्प्रूव फ्यूचर ऑपरेशन। कंट्रोलिंग क्या करती है? मैनेजर्स को ये बताती है कि उनको किस तरीके से क्या करना है? डिसीजन लेना है या फ्यूचर प्लानिंग करनी है, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली जो ऑपरेशंस है, जितनी भी एक्टिविटीज है, वो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर ले। तो कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स द मैनेजर विद द बेसिस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग, इसका आंसर क्या है बच्चों? फ्यूचर प्लानिंग है। क्या इसका आंसर बच्चों? फ्यूचर प्लानिंग है। या फिर आप इसके अंदर देखो डिसीजन मेकिंग भी लिख सकते हो कि उनको डिसीजन मेकिंग भी होना पड़ेगा, कि उनको डिसीजन लेना भी आना चाहिए एंड मोमेंट पे। कभी कभी क्या होता है, सडन डिसीजंस भी लेने पड़ जाते हैं, बहुत जरूरी होता है ये। तो उनको सब चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो ऑन द स्पॉट लेने में कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूजन भी आ जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन आता है। कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ डैश। अब कंट्रोल क्या होता है ना, पॉसिबल नहीं होता है जब तक क्या होगा?
हमारी सारी चीजें क्या नहीं होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। कौन से फॉर्म में नहीं होगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। जब तक सारी चीजें क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। अब हम बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीजों की तरफ। ट्रू फॉल्स आ गए बच्चों, वापस से आंसर इन वर्ड वन, मैच द कॉलम, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी आंसर्स के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसके अंदर आप क्या करना, इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ लेना, और कुछ डाउट आए तो बिल्कुल मुझसे पूछ लेना बच्चों। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरह। अगला चैप्टर कौन सा बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कौन सा बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, इन सब में से कौन सी चीज जो है फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। जहाँ वर्ड फाइनेंस आता है कहीं ना कहीं दिमाग में क्या आता है, फाइनेंस वर्ड आया है तो कहीं ना कहीं वो रिलेट हो जाएगा मनी से, पैसों से, है ना। तो उन चीजों को ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन। अब पहला आंसर क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी पैसों से रिलेटेड है। पैसा लाएंगे जब भी क्या होगा, बिजनेस चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। तो ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं। फिर आता है बच्चों क्या, मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन में कहीं भी पैसे की बात हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये इसका आंसर अभी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये इसका आंसर अभी हो सकता है। लेकिन हमको आगे के ऑप्शंस भी देखने हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन फिर कहाँ से बात आ गई है, कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट हो रही है किसके साथ बच्चों, पैसों के साथ। तो ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब पता है ना, डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि आपको इन रिटर्न पैसा मिलेगा, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर। तो ये भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेट हो रहा है। तो ये भी इसका आंसर नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मार्केटिंग डिसीजन होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैसों से रिलेट नहीं कर रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, मार्केटिंग डिसीजन। चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे सस्ता, चीपेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे सस्ता, है ना। जो सोर्स है वो फाइनेंस का कौन सा है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। नहीं बच्चा, इसका आंसर जो होगा मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आप अकाउंट में पढ़ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से। आपको डिबेंचर्स भी पता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल्स भी पता है, रिटेन अर्निंग्स भी पता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की तरफ नहीं बढ़ते हुए मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि इसके अंदर आपको जब इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है ना, पैसा आपको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे रूप में देना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में देना पड़ता है। तो इसके लिए जो होता है ना, ये सबसे सस्ता तरीका है फाइनेंस करने का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद दैट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होगा, देखो वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना क्या आ रहा है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब मनी, कहीं ना कहीं उससे रिलेट हो रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शंस देखो, प्रोडक्शन, क्या वो मनी से रिलेट हो रहा है, नहीं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफिस वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफिस वर्क। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं मनी से रिलेट कर रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना। उसके बाद देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब ये वर्ड क्या आ गया, ये वर्ड और ये वर्ड सिमिलर हो गए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेट करेगा बच्चों, फाइनेंशियल एक्टिविटी से करेगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डैश। फिक्स कैपिटल किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है, डेली ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड होती है क्या, हर दिन के लिए, हर रोज जो भी हम काम करेंगे उसके लिए लगती है क्या फिक्स कैपिटल, नहीं। उसके लिए तो हमको लगती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सी लगती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि किसी दिन वो हमको ज्यादा लगेगी, किसी दिन वो हमको कम लगेगी। दूसरा था परचेसिंग मशीनरी एंड लैंड। अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, पर मशीनरी और लैंड ये दोनों चीजें क्या है बच्चों, फिक्स एसेट से। क्या है बच्चों, फिक्स एसेट से। कि एक बार खरीदने के बाद हम इसको बार बार खरीदते हैं क्या, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं खरीदते। एक ही बार खरीदती है ना कंपनी, क्योंकि वो एक फिक्स एसेट है, वो बहुत महंगी होती है ना, उसको एक ही बार खरीदा जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फिक्स कैपिटल कहाँ लगेगी, फिक्स एसेट्स के लिए लगेंगी। तो इसका आंसर क्या है, परचेसिंग मशीनरी एंड लैंड। इसका आंसर क्या है, परचेसिंग मशीनरी एंड लैंड। वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इज दैट। जो एक इंटरनल सोर्स है फाइनेंस का वो कौन सा है,
अंदर ही अंदर जो चलता रहता है। रिटेन्ड अर्निंग, इसका आंसर क्या है बच्चों? मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ इसका आंसर, क्योंकि ये सब चीजें आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको ज्यादा डिटेल में इलाबोरेट नहीं करूंगा आपको। इसका आंसर है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसके अंदर क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी बच्चों। बच्चों ये वीडियो तो आपको कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी जल्दी बताओ? अरिवियान के चैनल पर मिलेगी, पीडीएफ के फॉर्मेट्स में। तो हमने जितने भी आज ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, आने वाले जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वेट टिल दे आर कमिंग। थैंक यू सो मच।